दो दोस्त एक ठेले पे सब्जियां बेच रहे थे। लोग आते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, जाते हैं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इतने में एक महिला आती है, वो भी सब्जी का भाव पूछती है, मोल भाव करके कुछ सब्जियां खरीद के चली जाती है। ये सब एक दूसरा दोस्त देख रहा था, तो उसने कहा कि क्या तुमने उस महिला को देखा? वो बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह लग रही है। उसका चाल चलन, उसका हाव भाव, उसका चलने का तरीका ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो तुम्हारी पत्नी की तरह है। ये दोस्त को जवाब नहीं देता है। फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो कहता है कि तुम फालतू का बात मत करो, उसको मरे हुए 7 साल हो चुके हैं। उसकी लाश कहीं पड़ी मिली थी, उसके पिता ने शिनाख्त की थी, और उस चक्कर में हम दोनों को 2 साल की सजा मिली। ये बात तुम भूल गए क्या? वो कहती है यही बात तो है, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी ही है। वो काफी जोर देके इस बात को कहता है। फिर भी ये इसका दोस्त बात मानने को तैयार नहीं। वो जब पूरी बात बताता है कि नहीं सच में तो हम लोगों को कुछ करना चाहिए, हम लोग को पीछा करना चाहिए, कुछ पता लगाना चाहिए, तब ये पहला दोस्त भी जो है तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त मिलके अब उस चीज को पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसका पीछा करते हैं। तब जाके पता चलता है कि गांव में एक घर था, उस घर में वो महिला रहती थी। और कुछ दिनों के पता लगाने के बाद, कुछ दिनों के जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो उसी की पत्नी थी जो कि 7 साल पहले मर चुकी थी, और उसके कत्ल के जुर्म में उसको सजा हुई थी, और उस चीज को आज तक, उस केस को आज तक वो ढो रहा था। आखिर क्या था ये मामला और कहाँ का मामला था? आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आप लोगों से आग्रह है, विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई कमेंट है, जो कुछ आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके दे सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है मेहंदीपुर बालाजी का, राजस्थान का जिला दौसा। वहां का जो फेमस मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है बालाजी मंदिर, वहां की घटना है। ये घटना है 2015 की, 2015 अगस्त के महीने का। दौसा बालाजी मंदिर, और वहीं का एक गली है समाधि गली। वहां पे एक मुंबई धर्मशाला करके कोई जगह होता है, एक धर्मशाला होता है। धर्मशाला के पास में ही एक किताबों की दुकान, धार्मिक किताबों की दुकान होती है। वहां पे 2 आदमी काम कर रहा था, 2 लड़का कह सकते हैं। वो लड़का, एक का नाम होता है गोपाल सैनी, दूसरे का नाम होता है सोनू सैनी। बालाजी मंदिर टूरिस्ट मंदिर है, बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं। ऐसे ही टूरिस्ट में एक लड़की जिसका नाम आरती होता है, आरती गुप्ता, वो भी घूमने आती है अपने पिता सूरज प्रसाद गुप्ता और माँ उर्मिला के साथ। वो घूम रहे थे और देख रहे थे। इतने में उसकी नजर जो सोनू सैनी, जो किताब की दुकान पे काम कर रहा था, उससे उसकी नजर मिल जाती है। नजर मिलती है, दोनों थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगते हैं एक दूसरे की तरफ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बात होने लगता है, नंबर का आदान प्रदान होता है, और दोनों में बात शुरू हो जाती है। वो लड़की वहां से चली जाती है अपने घर, वो दर्शन करके वो घूम के चली जाती है, लेकिन दोनों में बातचीत होने लगता है। अच्छे से बातचीत हो रही थी, दोनों में धीरे धीरे प्यार होने लगता है, और प्यार जो इस तरह परवान चढ़ता है कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उस घटना के लगभग 20 दिन बाद वो लड़की यहाँ फिर से आती है। 5 सितंबर 2015 को वो लड़की वहां आती है। उससे प्यार का इजहार हो चुका था, और उसी मंदिर में जाके वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी करके ये लड़की जो है अपने पिता को फोन करके बताती है कि मैंने ये शादी कर लिया, और मैं अकेले भाग के शादी की, क्योंकि मुझे इस लड़के से प्यार है। उस बारे में पूरा बात बताती है। उसका बाप उसको किसी तरह से मना करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की नहीं मानती है, और ये दोनों शादी करके एक दूसरे के साथ रहने लगे। सोनू सैनी अपने पिता को बताता है कि उसने शादी कर ली, तो उसके पिता, घर वाले नाराज नहीं होते हैं। चलो कोई बात नहीं, बेटे ने शादी कर ली, उसकी पसंद की शादी है। सोनू 4 भाई और 1 बहनों में सबसे छोटा था। उसके सारे घर के लोगों की शादी हो चुकी थी। लगभग 8 दिन बीत जाते हैं सभी को, और ये जो लड़की है अचानक से कहीं गायब हो जाती है। सोनू और उसका दोस्त गोपाल, वो उसे काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर जगह सुबह से लेकर दिन रात तक काफी परेशान होने लगते हैं ये लोग, पर खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, पर वो लड़की मिलती नहीं। इस बात का खबर वो पुलिस को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लड़की घर से भाग के आके शादी की थी, और इसलिए नहीं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे थे, कहीं पुलिस वाले उल्टा इस पर शक न कर ले, इसी को न जेल में डाल दे। इस घटना को लगभग धीरे धीरे समय बीतने लगता है। आखिरकार हार दार कर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने एक ससुर जो होते उसके सूरज प्रसाद गुप्ता को वो फोन करता है, और फोन करके कहता है कि आरती क्या आपके पास पहुंची है? वो बोलता नहीं। तब ये कहता है कि आरती कुछ दिनों से लापता है, गायब हो चुकी है। अब उसका रो रो के बहुत बुरा हाल हो जाता है। आखिर करे तो क्या करे, उसकी बेटी का नंबर भी नहीं लग रहा था, कुछ बातचीत भी नहीं हो रही थी। इधर धीरे धीरे समय बीत रहा था, और सूरज प्रसाद गुप्ता जिसकी बेटी खोई हुई थी, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनका रो रो के बहुत बुरा हाल था। फिर जाके ये 25 सितंबर 2015 को उरई के जौलौन में जाके एक पुलिस थाने में कंप्लेन लिखा देते हैं कि इसकी बेटी खो गई।
और इसका नामजद जो है उस लड़के को सोनू सैनी और उसके दोस्त गोपाल सैनी को बना देती है, उस पर केस कर देती है। पुलिस इधर कोई बात सुनती नहीं है। पुलिस है, उसको ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती है। पुलिस अपना काम में व्यस्त रहती है, मस्त रहती है। ना वो दौसा पुलिस थाने से संपर्क करती है, ना कुछ काम आगे बढ़ाती है। इधर कुछ दिन बाद एक लाश मिलता है। वो लाश लगभग 32-33 साल की लड़की की होती है। ये खबर अखबार में छपता है। ये अखबार में एक खबर देख के उसके जो पिता सूरज प्रसाद गुप्ता होते हैं वो वहाँ थाने पहुँचते हैं और थाने पहुँच के देखते हैं तो उसका लाश का स्थिति काफी बुरा हो चुका था, जो पहचान में नहीं आ रहा था। सूरज प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि ये मेरी ही बेटी है। उस लड़की का जो लाश मिलता है, उस लड़की का लाश जो है सो पोस्टमार्टम हो चुका था। सूरज प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि ये मेरी ही बेटी है। अब ये मामला काफी तूल पकड़ लेता। अब पुलिस के कान खड़े होते हैं। पुलिस को उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय अगर काश ढूंढा जाता तो उस लड़की की लाश नहीं मिलती, वो लड़की शायद जिंदा होती। अब उस पर केस हो जाता है। उस केस को लेके उस वहाँ के थाने से संपर्क, उड़ई का जो थाना है वो दौसा के थाने से, बालाजी थाने से संपर्क करती है। सैनी और सोनू सैनी के पास पहुंचा जाता है। पहुंच कर उसको पकड़ के पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। उसके साथ पूछताछ किया जाता है। उसके साथ पुलिस अपने तरीके से बहुत बर्बरता से पूछताछ करती है। उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके साथ 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जाता है। उसको उल्टा लटका के उसको लाल मिर्ची का धुआं दिया जाता है। और बार बार पुलिस कहते हैं कि तुम बताओ कैसे तुमने किया, क्यों मारा उस लड़की को। लेकिन ये दोनों इसी बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, हमने नहीं मारा। वो बार बार यही बोल रहे थे कि हमने नहीं मारा और उसके पिता को मैंने इन्फॉर्म किया। पुलिस कहती है जब वो लड़की खोई तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आया पुलिस के पास? तो वो पुलिस के पास आना चाहिए था। लेकिन वो कहता है कि सर मुझे पहले ही डर लग रहा था, क्योंकि वो लड़की मेरी पत्नी जो है वो भाग के आई हुई थी और भाग के शादी किया था। तो कैसे मैं कहता, अगर गायब हो चुकी थी तो वो मेरे पर इल्जाम लगता। ये इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस अपना 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रही थी। उसके नाखूनों को, वो जो पिलास होता है, पिलास की मदद से उसको हटा दिया जाता है और उस पर सुई चुभवाया जाता है। दर्द के मारे इसका बहुत बुरा हाल था। 3rd डिग्री का पूरा प्रयोग किया जा चुका था, फिर भी वो उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मारा है। साथ में उसके साथ गोपाल भी था, गोपाल को भी वैसे ही टॉर्चर किया जा रहा था। आखिरकार पुलिस कहती है कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने जुर्म नहीं कबूला, तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। तुमने हमारी बर्बरता देखी ना, तुम्हें किस तरह से मार रहा है, तुम्हें कहीं ले जाके तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। इस बात से ये दोनों काफी डर जाते हैं। डर के मारे ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और इन दोनों को जेल हो जाती है। और उधर उस लड़की का दाह संस्कार हो चुका। अब ये दोनों जेल में थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आखिरकार 9 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोपाल सैनी को रिहा कर दिया जमानत पे। साथ ही 18 महीने बाद सोनू सैनी को भी जमानत पे रिहा कर दिया। जब ये जेल से निकल के बाहर आते हैं तो इन लोगों के परिवार की स्थिति काफी बुरी हो चुकी थी। गांव समाज ने इनको अलग कर दिया था। लोग इनसे बात नहीं करते थे। साथ ही इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। सोनू तो भाई में सबसे छोटा था, तो इसके परिवार में कोई शादी वादी नहीं हुई थी। लेकिन घर परिवार काफी पीछे छूट चुका था। लेकिन गोपाल के परिवार में उसके छोटे भाई बहन बहुत थे, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर था। तो कुछ भाइयों की भी शादी हो जाती है, कुछ बहनों की भी शादी हो जाती है। ये कुछ नहीं देख पाता, ये सब पीछे रह जाता है। फिर दोनों परेशान रहते थे। लेकिन फिर करे तो क्या करे, लोग फिर से अपना जीवन शुरुआत करते हैं और जाके बालाजी मंदिर के ही आसपास में कहीं फिर से किसी दुकान पे जाकर नौकरी करने लगते हैं। काम चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर से अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, कर्ज मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे करते समय बीतता चला गया और ये बात हो गई 7 साल बाद, 2022 में। 2022 में उसके एक जान पहचान का दोस्त होता है जो कि उसके पास आता है और कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, जिस गांव का नाम है विशाला, जो कि दौसा में ही पड़ता है। उस गांव में एक महिला है जो कि बिल्कुल तुम्हारी पत्नी की तरह लगता है। वो महिला जो है जौलौन की रहने वाली है। लेकिन वो फिर बोलता है कि उसकी पत्नी तो मथुरा की थी। फिर भी ये लोग कोशिश करते हैं कि ना जाके देखा जाए, समझा जाए। आखिर जाए तो जाए कैसे? तो फिर ये लोग एक ऊंट का व्यापारी बन के उस गांव में जाते हैं और उस दरवाजे के आसपास में किसी दरवाजे पे ऊंट का व्यापारी होता है, जिसको ऊंट दिखाने के लिए 500 रुपये लगते हैं। और वहां जाके वो ऊंट के खरीदार बन के जाता है और ऊंट का बातचीत करता है और इसकी नजर तो होती है उस औरत पे। लेकिन वहां से उसको कुछ खास पता नहीं चल पाता है। फिर उस गांव में वो सब्जी का ठेला लगाते हैं। सब्जी का ठेला लगा के उसके घर के आसपास में चक्कर काटते हैं और सब्जी बेचना शुरू करते हैं। आखिरकार वो समय नजदीक आ जाता है जिस दिन वो महिला निकल के सामने आती है, उससे मोल भाव करती है। तब जाके इसका दोस्त कहता है कि ये तुम्हारी पत्नी है। फिर भी इसको थोड़ा सा भरोसा नहीं हो रहा था। फिर इसे जब भरोसा होता है तब वहां से वो भागा जो दौसा पुलिस अधीक्षक अजीत बरसरा जी, उनको जाके कहता है, ये पूरी बात बताता है कि सर
मेरी पत्नी जो आज से 7 साल पहले मर चुकी थी, जिसकी हम लोग सजा काट रहे हैं, वो जिंदा है। पुलिस वाले इस चीज़ को मजाक समझते हैं, उसकी बात तो भरोसा नहीं करते हैं। वो लाख कहता है कि सर आप चलिए, उसको आप अरेस्ट कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन इस बात को पुलिस वाले के कानों तक जू तक नहीं रहती। वो पुलिस वाले कहती है जब तुमने देखा है तो तुम्हें ही सबूत लाना पड़ेगा, चाहे तुम उसे उठा के लेके आओ, चाहे तुम उसका डॉक्यूमेंट लेके आओ, चाहे कुछ भी करके लेके आओ। उसमें पुलिस उसका सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन वो उसके दिमाग में, वो दोनों दोस्त के दिमाग में चलता रहता है कि किसी न किसी तरह से अपनी बेगुनाही साबित करनी है, क्योंकि उसे हर महीने उसको कोर्ट में जाना पड़ता था, उसकी सजा काट रहा था, उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो चुका था। तब जाके ये लोग अपना दिमाग चलाते हैं, और दिमाग चलाने के बाद एक और दोस्त को शामिल करते हैं, और उस घर में एक सरकारी कर्मचारी बन के जाते हैं। ये लोग अपना पूरा होलिया, पूरा भेष बदल चुके थे, उस घर में जाके सरकारी कर्मचारी के तौर पे जाते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री स्वच्छ योजना जो होता है ना, उसकी तरफ से शौचालय जो मिल रहा है लोगों को गाँव-गाँव में, उसकी तरफ से आए हैं। और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोगों को इसमें से 2 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ लोगों का नाम होगा उसमें से 2 लाख रुपए मिलेंगे, इसका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। उस परिवार में जो कुछ सदस्य होते हैं, वहाँ उसके घर के मुखिया होते हैं, वो भी निकल के सामने आते हैं और गाँव के कुछ लोगों को भीड़ लग जाती है। तो वो लोग जब पूरा मामला समझते हैं कि क्या मामला है, कैसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो कहता है कि एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, लकी ड्रॉ के थ्रू इसमें से 5 लोगों को इस गाँव में 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, कुछ पैसे तो खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं, कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस अपना डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आधार कार्ड, कुछ कागजात और कुछ फोटो देने पड़ेंगे, साइन करना पड़ेगा। ये सब चीज करके वो कागज मजबूत करके रखे हुआ था, उस कागज पे सब कुछ लिया जाता है। आखिरकार जब उस लड़की के नंबर आता है, उस लड़की के बारे में आता है, तो उस लड़की का नाम साबित हो जाता है। उस लड़की का नाम सच में आरती होता है, जो कि कुछ नाम बदल के उस गाँव में रह रही थी। इस चीज का पता अब उसे चल चुका था कि वो दूसरी कोई नहीं उसकी पत्नी थी। ये डॉक्यूमेंट्स लेके, वो सब कुछ लेके भागा, फिर वो उसी थाने में पहुंचता, दौसा थाने में। ये सब कागज देखकर पुलिस को भी भरोसा हो चुका था कि दरअसल ये और कोई नहीं उसकी पत्नी ही है। तब जाके पुलिस जो है सो दौसा थाने से कांटेक्ट करती है, और उसके बाद उसके घर पर जाकर उस लड़की को पकड़ के लाया जाता है। पकड़ के लाने के बाद उसको जब पूछताछ किया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद की, उसके घर परिवार के लोग उससे अलग हो गए, उस पर कर्जा चढ़ गया। तब ये लड़की अपना खुलासा करती है कि दरअसल जब शादी हुई थी, शादी के 8 दिन बाद इसको पता चल गया था कि उसके पास कुछ रहने के लिए कुछ नहीं है, ढंग से नहीं है कुछ। वो अच्छा जिंदगी जीना चाहती थी, वो चाहती थी कि खूब पैसा हो, कुछ ऐशो आराम हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, इसलिए वो 8 दिन बाद ही वो भाग जाती है। उससे वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इस चीज का खुलासा हो चुका था। और दरअसल वो लाश किसकी थी जो उसके नाम पे बोला जा रहा था, उसके पिता ने शिनाख्त की थी। तो इस बात की जानकारी उसको पिता को भी अच्छी तरह से थी। वो जब घर से वहां से भाग के जाती है, तो कुछ ही दिन बाद ही अपने पिता को इन्फॉर्म करती है कि मैंने दूसरी शादी कर ली। दरअसल उसके पिता को पूरा अच्छी तरह से पता था और दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो मिले हुए थे। मिले होने के कारण उसके पिता ने किसी दूसरी लड़की का जांच किया, किसी दूसरी लड़की को पहचाना जो मरी हुई लड़की थी, और उसके बाद उसको जेल भिजवाया। उसके पिता को भी कड़ी से कड़ी सजा होनी थी। फिर जब पत्रकार जाके इससे पूछते हैं कि आपको जब पता था कि आपने खून नहीं किया, तो फिर आपने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया, तब वो जाके कहता है कि पुलिस ने उसे बहुत मारा था, बहुत टॉर्चर किया था, उल्टा लटका के लाल मिर्ची का धुआं दिया था, उसके नाखून ने नोच लिए थे, नाखूनों में सुई चुभोया गया था। जब इतना कहने के बाद भी वो बात नहीं मानता है, वो मना करता है, तो पुलिस ने उसे एनकाउंटर करने की धमकी दी कि वो, और ये भी कहा था कि तुम अपने दोस्त को फंसा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन वो बात नहीं मानता है। और तब जाके एनकाउंटर करने की जो बात आती है, तब ये जाके डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लेता है जो उसने किया नहीं था। अब इस मामले में पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और आगे क्या कार्रवाई, उसके पिता को भी गिरफ्तार करते, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या कौन सा केस उसके सामने लगेगा। लेकिन ये जो सच्ची घटना घटी है, 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद करके रहती है। इसकी सूझबूझ नहीं, इन्होंने खुद से अपना, पुलिस ने भी उसका हेल्प नहीं किया था। पुलिस की जो यहाँ पे जितनी निंदा की जाए वो कम है, पुलिस की जितनी, क्या कह सकते हो, पुलिस की जितनी बेइज्जती की जाए वो कम है। पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए। तो वो शुरू में ही जब उसका बाप ने रिपोर्ट लिखाया था और उस चीज को भी पकड़ लेते, उस समय भी पुलिस उसको, सोनू को भी पकड़ कर लेके आती, तो भी कुछ बात का फैसला हो सकता था। और ये जो लाश मिलता है, तो उसका बाप जाके कहता है सूरज प्रसाद गुप्ता कि ये मेरी बेटी का लाश है, तो पुलिस को उस समय क्रॉस चेक करना चाहिए था, डीएनए मैच करवाना चाहिए था, तब जाके पता चलता। और पुलिस जाती है सूरज प्रसाद गुप्ता को, क्योंकि पुलिस को बनी बनाई खीर मिली थी कि हाँ चलो जाके पकड़ लेते हैं इसको। एक लाश मिली थी, एक आ गया था दावेदार कि ये मेरी बेटी है, और वो जाकर दूसरे को पकड़ लेते, इल्जाम लगा दिया। उसका ये सूरज प्रसाद गुप्ता का ये पेशा था उनका। इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी, 2 साल जेल में रह गया, इतना टॉर्चर सहना पड़ा।
आखिरकार इन लोगों की सोच में पुलिस ने ये चीज भी, जब ये लोग आगे कहते हैं कि उसकी पत्नी जिंदा है, तो फिर भी पुलिस का हेल्प नहीं करती है। पुलिस को उस समय भी जाना चाहिए, कम से कम पता लगाते लिए। पुलिस को खुद पुलिस कहती है कि तुम जाके पता करके आओ, तुम जाके सबूत लेके आओ, तब मैं जाऊंगा। आखिरकार इन लोगों ने अपने सूझबूझ से, अपने तरीके से जासूसी करके पता लगाया, और तब जाके अपने ही पत्नी का जो कातिल था उस अपने जुर्म से अपने आप को मुक्त कराया, साथ ही अपने दोस्त को भी मुक्त कराया। बाद में पता चला कि वो मथुरा की नहीं रहने वाली थी, वो मथुरा में कुछ समय के लिए आई थी, तब उसका एड्रेस बताई थी। वो रहने वाली थी उरई, और उरई के जलौन का झांसी साइड का। ये सब लोग मिले हुए थे। ये सच्ची घटना इन सब जगहों की है, ये घटना घटी है, और उसमें 2 परिवार तो काफी नष्ट हो चुके, बर्बाद हो चुके हैं। अब 2022 की घटना है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। जय हिंद।